डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। छात्रों, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि कल से हम लोग अपनी स्टडी की शुरुआत करेंगे, तो अपने कहे अनुसार आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व इतिहास का पहला अध्याय लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये राष्ट्रवाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, ये राष्ट्रवाद कैसे पनपा था, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई थी, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर फैली, ये राष्ट्रवाद होता क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कापी कलम लेकर बैठ गए होंगे। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं कुछ चीज़ें बोलता जाऊँगा जो इसमें नहीं होंगी, आपको उन्हें लिख लेना है मेरे बोलने के तुरंत बाद ही, और जो चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं आप उन्हें देखकर भी लिख सकते हैं। और आप लोग क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। और चलिए हम लोग आज की क्लास बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो राष्ट्रवाद के बारे में जानिए। पहले इस चैप्टर में करना क्या है हमको ये देख लीजिए। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ था? 19वीं सदी। अब देखिए 19वीं सदी सोच होंगे कि 1900 से शुरू हुआ। नहीं, ये 1900 से नहीं शुरू हुआ, याद रखे रहिएगा। राष्ट्रवाद जो था 19वीं सदी का अर्थ आप लोग समझ लीजिए 1800 से 1900 के बीच का समय, ये याद रखिएगा। इसे कहते हैं हम 19वीं सदी, क्योंकि सदी मतलब शताब्दी अर्थात 100 वर्ष। तो देखिए 1800 से 1900 के बीच 100 वर्ष हो गए। अब ये सोचिए कि हम बोल रहे हैं 19वीं सदी, तो हम लोग बात कर रहे हैं 1800 से, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी आफ्टर डेथ ऑफ ईसा के जन्म के बाद, तो ये कैसे शुरू हुआ था? एक से शुरू हुआ होगा, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे करके शुरू हुआ होगा। तो जो 1 से शुरू हुआ वो पहली शताब्दी हो गई। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ये आपका पहली शताब्दी हो गई। अब सोचिए जब दूसरी शताब्दी शुरू हुई, क्योंकि अब 101 से शुरू हुआ, तो 101 से लेके हम लोग पहुँचे 200 तक। ध्यान दीजिएगा आप, तो 101 से जब 200 तक हम पहुँचे तो यहाँ तक हम लोग दूसरी शताब्दी में पहुँच चुके थे। तो यही ध्यान देने वाली बात है, हम बोल तो रहे हैं दूसरी शताब्दी, लेकिन इसकी शुरुआत 100 से हो रही है। तो वही हम यहाँ पे भी याद रखेंगे कि जब 19वीं शताब्दी बोला गया तो 19 से एक पहले कहाँ से शुरू होगी? ये 1800 से शुरू होगी, ये आप याद रखे रहिएगा। जो आपकी 19वीं शताब्दी है वो 1800 से शुरू होकर 1900 तक होगी। राष्ट्रवाद का उदय इसी में हुआ था। वैसे हम राष्ट्रवाद का उदय कहें तो 18वीं शताब्दी के अंत में ही हो चुका था, लेकिन विशेष रूप से राष्ट्रवाद का उदय जिसका हमको मुख्य रूप से अध्ययन करना है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कैसे हुआ था इसको हम लोग क्रम से समझते जाएंगे। आप वीडियो छोड़ के बीच में मत जाइएगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर दीजिएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप कमेंट देंगे तो दूसरे भी देखने वाले जो विद्यार्थी आएंगे उनको लगेगा कि हाँ इस वीडियो में कुछ है और इसे हमें पूरा देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने समझ लिया ये शताब्दी थी क्या। शताब्दी माने 100 वर्ष। अब जो शताब्दी बोली जाएगी उससे एक पहले रहेगा, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी बोला गया तो 1800 से है, 18वीं शताब्दी बोला गया तो 1700 से है, ये याद रखे रहिएगा, इसमें गलती ना होने पाए। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद जो था एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में एक भूचाल सा ला दिया। अत्यधिक परिवर्तन हो गए। अब राष्ट्रवाद क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था।
प्रारंभ यूरोप में ही हुआ था, क्योंकि यूरोपीय लोग पहले से ही पढ़े लिखे थे, इन चीज़ों के बारे में जानकार पहले ही हो चुके थे। हमारा भारत देश तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बाद में जानकारी हुई उसको, उसके बाद तब हम लोगों ने राष्ट्रवाद बनाया और राष्ट्र प्रेम जगाया, जिससे हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो अब देखिए क्या कहा गया, इन परिवर्तनों के कारण ही यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, अभी इसको भी हम लोग समझेंगे, वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य क्या उदय हुआ। अब ये राष्ट्र राज्य क्या है, यहाँ पे राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य का मतलब है कि इसमें किसी राजा का शासन न होकर संसद का शासन होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो इसमें जनता का शासन होगा, ये राष्ट्र राज्य होता है, ये याद रखिएगा आप। आगे देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। राष्ट्र राज्य में देखिए, राष्ट्र राज्य के शासकों और उसके अधिकतर निवासियों में से एक साझा इतिहास, विरासत की भावना और एक साझा पहचान का भाव था। यह साझेपन की भावना संघर्ष आम लोगों की सरगर्मियों, नेताओं और अथक परिश्रम से निर्मित हुई थी। तो अब देखिए इसमें अध्ययन क्या करना है हमको कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, उसके कारण क्या थे, अब उसके परिणाम क्या है वो तो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर यहीं पे करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले आपको यहीं से परिभाषा दिख रही है, आप इसको नोट पॉइंट में अवश्य कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह एक ऐसी सामूहिक भावना है जो एक भूभाग में रहने वाले विभिन्न लोगों को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य बने रहने की प्रेरणा देती है और अपने देश से प्रेम करना भी सिखाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक सीधा सा कह सकते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना है जो एक देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और अपने देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। ये मेरी बोली हुई परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी। क्या कि राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो एक देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है और उन्हें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है, ये याद रखिएगा। जैसा भी आपने हाल में देखा होगा कि जब चाइना और भारत के बीच एलएसी पर सैनिकों के बीच हमला हुआ था, हमारे 20 जवान मारे गए थे उसमें, तो हम लोगों में एक जोश उमड़ पड़ा, हम लोग ये कह दिए अब चाइना से युद्ध कर लिया जाए, हम लोगों में राष्ट्र प्रेम उमड़ पड़ा, सभी लोग एक दूसरे के साथ आ गए। तो ये है राष्ट्र प्रेम, यही है राष्ट्रवाद कि अपने राष्ट्र के हित की पहले हम देखभाल करेंगे, अपने राष्ट्र के हित की रक्षा करने के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे, इसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद शुरू कहाँ से हुआ था? राष्ट्रवाद शुरू हुआ सबसे पहले फ्रांस से, याद रखिएगा, फ्रांस, फ्रांस की क्रांति 1789, फ्रांस की क्रांति 1789 ये हुई थी, संपन्न हुई जुलाई 1789 में, जब फ्रांस की जनता ने वहाँ के राजा लुई 16वां और उनकी पत्नी जो थी मेरी आंतवानो, इनको मार दिया था, क्योंकि ये एक निरंकुश राजा थे। निरंकुश राजा का मतलब उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपनी भोग विलासिता से मतलब होता है, वो अपने भोग में व्यस्त रहेंगे, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आप इसका तात्पर्य इस बात से लगा सकते हैं कि जो यहाँ की रानी थी, उनका नाम था, मैं नाम अभी लिख रहा हूँ, नाम देखिए, उनका नाम था मेरी आंतवानेत, मेरी आंतवानेत। एक बार ये इनके जो पति देव थे लुई 16वां, वो उस समय यहाँ के राजा थे, उनके साथ जा रही थी कहीं, तो फ्रांस की जनता जो थी भूखी और नंगी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगी और उन्होंने कहा कि हमें रोटी दो, रोटी दो। तो ये जो हैं इन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय निरंकुशता कितनी ज़्यादा थी। सोचिए जिस जनता को रोटी नहीं मिल रहा था, इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको रोटी नहीं मिलता है तो आप केक क्यों नहीं खा लेते हैं? बताइए, जब रोटी नहीं मिल रही है तो हम लोग केक कैसे खा सकते हैं? इनकी निरंकुशता का ज्ञान हमको यहीं से हो जाना चाहिए, इनकी भाषा क्या थी। अब यहीं से
क्रांति की शुरुआत होती है, लोगों में रोष उत्पन्न होने लगा। अंततः जुलाई 1789 में इन दोनों को मार दिया गया। जुलाई 1789 इन दोनों को मार दिया गया। यहां से फ्रांस में राष्ट्रवाद प्रारंभ होता है और इस राष्ट्रवाद में एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, मैं अभी उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब राष्ट्रवाद आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना है जो एक देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती है और उन्हें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। और ये राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, आप इस बात को भी लिख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, आप एक चीज लिख लीजिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय और उदारवादी विचारधारा। अभी हम लोग इस उदारवादी विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं। उदारवादी विचारधारा क्या है, तो ये आपका राष्ट्रवाद का कारण हो गया केस। राष्ट्रवाद का कारण, तो राष्ट्रवाद का कारण क्या था, मध्यम वर्ग का उदय और उदारवादी विचारधारा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण हो गया। आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका राष्ट्रवाद हो गया। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, मैंने चर्चा कर लिया। क्या हम लोगों ने चर्चा किया कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी कब से हुई। फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत मूलतः 1789 से हो चुकी थी, लेकिन ये अपने चरम पर कब पहुंची, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट इसने सैनिक से अपना जीवन शुरू किया था और 1804 में जाकर इसने फ्रांस की सत्ता संभाली। और जब इसने फ्रांस की सत्ता संभाली तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि वंशीय शासन को समाप्त कर दिया। जैसे वंशीय शासन का मतलब पहले क्या होता था कि राजा मर गया तो उसका पुत्र अगला राजा बनेगा, उसका पुत्र अगला राजा बनेगा, इसे वंशीय शासन कहते थे, जब तक कि उसे कोई दूसरा हरा न दे। तो नेपोलियन ने सबसे पहला काम ये किया कि वंशीय शासन को समाप्त कर दिया। नेपोलियन का सबसे अच्छा कार्य ये था। उसके बाद नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता दी। कब दी, 1804 में, गद्दी पर बैठते ही। याद रखिएगा, नाम क्या, नेपोलियन संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मैं यहाँ पे जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइए, ये फिक्स है, आपकी एग्जाम में आएगा। नेपोलियन संहिता, इसे नागरिक संहिता भी कहा गया। नागरिक संहिता या नेपोलियन की नागरिक संहिता भी कहा गया। तो आप इसको हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि नेपोलियन की नागरिक संहिता कब आई थी। 1804 में। इस नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, आप इसको लिख लीजिए। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। इस नागरिक संहिता में नेपोलियन ने पहला काम क्या किया था कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया। क्रांतिकारी सिद्धांत कि जो मिल जाए वो ठीक है, जो नहीं मिला उसे हम छीन लेंगे, ये था क्रांतिकारी सिद्धांत नेपोलियन का। दूसरा उसने क्या काम किया कि उसने जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए, पहला काम उसने किया कि क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया। पहला काम उसका ये था। दूसरा काम उसका था कि उसने जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया। जन्म विशेषाधिकार, इसको उसने समाप्त कर दिया। ये आप याद रखिएगा। जन्म आधारित जो विशेषाधिकार था, जैसे अभी मैंने आपको वंशीय शासन समझाया, यही जन्म आधारित विशेषाधिकार था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। आपने मूवी भी देखी होगी जो अभी आई थी ऋतिक रोशन की। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसके योग्य होगा। तो वही नेपोलियन ने काम किया था। नेपोलियन ने कहा कि अब राजा वही बनेगा, या जनता का राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। ऐसा नहीं है
कि मेरा बेटा है तो वो राजा बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो योग्य है तभी राजा बनेगा, अन्यथा जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। नेपोलियन का ये सबसे अच्छा काम था, इसमें राष्ट्रवाद की झलक दिखती है। दूसरा, तीसरा तीसरा काम उसने क्या किया था? तीसरा काम उसने किया कि कानून के समक्ष सबकी समानता सुनिश्चित की। कानून के समक्ष सबकी समानता सुनिश्चित की, तीसरा काम, इसको लिख लीजिएगा, कानून के समक्ष समानता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कानून के समक्ष समानता ये आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है एक मूल अधिकार के रूप में, विधि के समक्ष समानता। नंबर चार काम उसने क्या किया था? जो सामंती प्रणाली थी, भू राजस्व प्रणाली थी और जागीरदारी शुल्क था, जागीरदारी शुल्क, इन सबको उसने समाप्त कर दिया। तो ये पॉइंट चारों आप लिख लीजिएगा कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे। तो ये हो गई नेपोलियन की नागरिक संहिता। अब सोचिए कि यूरोप में एक निरंकुश शासन चलता था, पूरे यूरोप में निरंकुश शासन, मतलब जिनको जनता के हित अहित से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपनी भोग विलासिता से मतलब था। पूरे यूरोप में यही चलता था, चाहे आपका रूस हो गया, चाहे प्रसा हो गया, चाहे ऑस्ट्रिया, चाहे इंग्लैंड, हर जगह पे यही चलता था। उनको जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नेपोलियन वो पहला व्यक्ति था जिसने जनता में राष्ट्रवाद की झलक दिखाई कि जनता भी कानून बनाने के लिए अपना योगदान दे सकती है। ये पहला नेपोलियन ने काम किया था। अब आप ध्यान दीजिए, हुआ क्या कि जब, आप खुद जानते होंगे कि जब कोई एक आदमी अच्छा काम करने लगता है तो उसके पीछे हजारों लोग पड़ जाते हैं कि कैसे उसको गलत साबित किया जाए या कैसे उसको ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो वही काम क्या हुआ कि यूरोप में अन्य शक्तियां मिलकर करने लगी। चूंकि मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में जो बताया कि इसका सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत, इस क्रांतिकारी सिद्धांत के कारण इसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने पूरी यूरोप पर अधिकार कर लिया। और जब यूरोप पर अधिकार कर लिया तो इसने इंग्लैंड से आर्थिक युद्ध करने की सोची। आर्थिक युद्ध का मतलब क्या होगा कि आप सीधे सीधे युद्ध नहीं करेंगे, हम उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी भारत चाइना के बीच हो रहा है, भारत चीन से सीधे तौर पर देखिए युद्ध नहीं कर रहा है। भारत ने क्या किया, चीन के ऐप्स को बंद कर दिया, चीन से होने वाले सामानों का आयात धीरे धीरे भारत बंद कर रहा है। इससे चीन में बौखलाहट पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत चीन, ये चीन जो भारत था वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। भारत जो है चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार था। भारत के जो मार्केट हैं चीन के लिए बहुत बड़े मार्केट के रूप में उपलब्ध होते थे। अब जब भारत धीरे धीरे इन चीज़ों को बंद करेगा तो वो चीन की वस्तुएं बिकेंगी कहाँ? और जब वस्तुएं बिकेंगी नहीं, बिक्री नहीं होगी, तो चीन को फायदा नहीं होगा, जिससे उसे घाटा होगा। तो ये इसे हम आर्थिक युद्ध कहते हैं। तो नेपोलियन ने यही काम किया इंग्लैंड के साथ। जिस यूरोपीय राष्ट्रों पर उसने कब्जा किया था उन राष्ट्रों से यूरोप का व्यापार उसने बंद कर दिया। याद रखिएगा, यूरोप माने तो इंग्लैंड ही मान के चलिए मुख्य रूप से, मतलब इंग्लैंड का व्यापार उसने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से जिस पर उसने कब्जा किया था बंद कर दिया। अब हुआ क्या, इंग्लैंड को ये बात चुभने लगी तो उन्होंने इसे हटाने की सोची। अब चूंकि मैंने अभी आपसे बताया प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ये सब भी इंग्लैंड की तरफ से थे, क्योंकि ये भी नेपोलियन के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। अत्याचार क्या कहें, अत्याचार ही कहेंगे, क्योंकि अब जब दूसरे देश पर अतिक्रमण करेगा तो उसे हम अत्याचार कह सकते हैं। तो ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। अब अकेले अकेले तो नेपोलियन सबको हरा चुका था, इसलिए इन्होंने आपस में मिलकर एक मित्र राष्ट्र बनाया, मित्र राष्ट्र, और मिलकर नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। 1815 वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, ये याद रखिएगा। 1815 वाटरलू का युद्ध यूरोप में हुआ और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। किसने हराया? मित्र राष्ट्र ने हराया, जिसमें प्रसार, रूस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड थे। इन्होंने हराया और नेपोलियन को सेंट हेलेना की जेल में बंद कर दिया, जहां 6 वर्षों के बाद 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो हम तो यहाँ पे जान लिए बस नेपोलियन कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हो गई। ये आप एक बार नेपोलियन का दर्शन कर लीजिए, ये नेपोलियन है, देख लीजिए कितना टिप टॉप व्यवस्था में है ये। और ये यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी शासनावधि कब से कब तक थी,
1804 से 1814 तक, बीच में कुछ दिन तक हटा था, फिर 1815 में एक बार और बना, और जब तक युद्ध नहीं आया तब तक था। युद्ध हारने के बाद इसे बंदी बना लिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये अभी मैंने जिसकी चर्चा की, नेपोलियन संहिता 1804 में इसने दी थी, याद रखिएगा। बाद में इसे हराकर इसे, देखिए यहाँ पे 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसको हरा दिया और इसे सेंट हेलेना की जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर 6 वर्षों के बाद 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा क्या जाता है कि अंग्रेजों ने उसे एक आर्सेनिक, आर्सेनिक आप जानते होंगे, एस इसका प्रतीक होता है, ये एक तत्व है, इसका विष दे दिया और उसको मार डाला था। तो छोड़िए इस बात को, इतना जानना हमारे लिए आवश्यक था, क्योंकि नेपोलियन ही वो आदमी था जिसने फ्रांसीसियों में राष्ट्रवाद की अलग पैदा की थी। अब हम लोग ये आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद उत्पन्न तो हो गया, अब आगे की चर्चा क्या करनी है। नेपोलियन ने राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया, 1815 में जब इसे हरा दिया गया, तो आगे की कहानी अब शुरू होती है। जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, तब क्या हुआ कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी युग शुरू हो गया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी युग शुरू हो गया। कैसे? इसमें हुआ क्या कि जो मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इनके जो प्रतिनिधि थे, ये 1815 में मिलते हैं एक सम्मेलन में। कहाँ पर मिलते हैं? ऑस्ट्रिया के वियना में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ड्यूक मैटरनिख। आप यहाँ पे याद रखिएगा, 1815 के बाद के रूढ़िवाद का युग हम लोग समझ रहे हैं। 1815 में जब नेपोलियन हार गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वियना की संधि की 1815 में। किसने किसने? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। जिसमें इन्होंने क्या किया कि हम लोग उन परिवर्तनों को समाप्त कर देंगे जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे। जैसे नेपोलियन ने अपने युद्ध के दौरान कई सारे राष्ट्रों को विजित कर लिया था, तो उन्होंने कहा इनको हम पहले पुरानी अवस्था में पहले की तरह ला देंगे, और जो वुल्डो राजा नेपाल में, ये फ्रांस में जो था, वुल्डो राजाओं को हटाकर ही नेपोलियन की सत्ता स्थापित हुई थी। वुल्डो वंश के राजा थे, वुल्डो वंश के राजा, ये याद रखिएगा। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे कसम खाई गई कि हम लोग जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान परिवर्तन हुए थे, हम लोग उसे समाप्त कर देंगे और पुरानी व्यवस्था लाएंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वुल्डो राजाओं का निरंकुश शासन एक बार फ्रांस में फिर से स्थापित हो गया। लेकिन वही कहा जाए कि जब एक बार कुत्ते की मुंह रोटी लग जाती है तो वह दोबारा बार बार वहीं जाता है। तो वैसा ही हाल फ्रांस की जनता के साथ था कि एक बार फ्रांस की जनता को तो राष्ट्रवाद की ललक लग चुकी थी, अब वो फिर से निरंकुश शासन के अत्याचार को नहीं सहन करना चाहते थे। इसलिए इस समय जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अपने आप को गुप्त कर लिया, अर्थात अपने आप को छुपा लिया, और गुप्त संगठनों की स्थापना शुरू कर दी। किसकी स्थापना शुरू कर दी? गुप्त संगठनों की। और गुप्त संगठन की स्थापना के साथ उन्होंने अंदर से क्रांतिकारी पैदा करना शुरू किया, अंदर से उन्होंने क्रांतिकारी पैदा करना शुरू किया। और उसके बाद सबसे पहला काम 1830 में शुरू होता है, राष्ट्रवादी क्रांति का युग 1830 से, ये याद रखिएगा। तो 1815 के बाद 1830 तक एक रूढ़िवादी युग चला था। नेपोलियन की पराजय के बाद 1830 में फ्रांस की जो राष्ट्रवादी क्रांति थी वहां तक, याद रखिएगा। 1815 में ये वियना संधि हुई थी 4 राष्ट्रों के बीच, इनको याद रखिएगा आप। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान परिवर्तन हुए थे, उनको फिर से समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा क्या किया गया कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य ऐसे बसा दिए गए जिससे फ्रांस जो है भविष्य में अपना विस्तार ना कर पाए। एक प्रकार से फ्रांस को दबा दिया गया चारों तरफ से। 1815 के बाद ये रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं फिर से आ गई, जिनको पहले भगाया गया था। अब मैंने जैसा कि आपसे बताया कि क्रांतिकारियों को तो अब एक समय चाहिए था कि किस तरह से इनको हटाया जाए। अब ये जब निरंकुश शासन व्यवस्था आई, तो एक बार जनता को राष्ट्रवाद की ललक लग चुकी है, तो वो इसका विरोध करना प्रारंभ करेगी। तो इन निरंकुश राजाओं ने क्या किया, उनको दबाने के लिए अनेक नियम बनाए। अब क्या नियम कितना बना देंगे पूरी जनता के खिलाफ, तो नियम बनेगा नहीं।
नियम इन्होंने बना दिया। बाद में इन नियम को धता बताते हुए फ्रांसीसी जनता ने फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया था, जो राष्ट्रवादी क्रांति है, जिसका चर्चा भी हम लोग आगे अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे देखिए फिर से आ गया आप क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा 1815 से 1830 तक, 1815 से 1830 तक जो था एक रूढ़िवादी शासन का युग बीच में चला था, जिसमें वियना संधि के द्वारा, या जिसे वियना कांग्रेस भी कह सकते हैं, इसके द्वारा स्थापित की गई रूढ़िवादी शासन सत्ताएं चलती रही। लेकिन जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बार जब राष्ट्रवाद की उनको ललक लग चुकी है तो वह फिर से निरंकुश शासन में नहीं जीना चाहते थे। इसलिए जुलाई 1930 में फ्रांस में विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब जिन्हें देखिए बूर्बो राजाओं, अभी जैसे मैंने पीछे चर्चा किया, उन्हें 1815 में रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान फिर से सत्ता में स्थापित किया गया था। उन्हें इन उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, फिर से उन्हें उखाड़ फेंका गया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन आया यहाँ पे? लुई फिलिप, अगला राजा, फ्रांस का राजा लुई फिलिप होता है। ध्यान दीजिएगा, लुई फिलिप की मध्यस्थता से एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें एक संविधान की स्थापना हुई। राजा को कोई ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई, उसे एक संविधान के माध्यम से चलने के लिए स्थापित किया गया। ये याद रखिएगा। ये जो ऑस्ट्रिया का मैटरनिक था, इसने एक बार टिप्पणी क्या की थी, इसकी टिप्पणी देखिएगा, थोड़ा सा हास्यपूर्ण है। इसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि अभी आप देखिए ये जो प्रथम क्रांति हुई है कहाँ से हुई है? फ्रांस में हुई है। ध्यान दीजिएगा, पहला विद्रोह कहाँ से हुआ था? फ्रांस में। उसके बाद हर जगह पर यूरोप के प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोह भड़क गया, और 1848 आते आते कई देश राष्ट्रवाद के कारण अपने राष्ट्रवाद से अभिभूत होकर अपने देश में संवैधानिक सत्ता स्थापित करने में सफल हुए और निरंकुश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल हुए। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि 30वें क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, 30वें विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से। फ्रांस के बाद यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैला, जैसे ब्रसेल्स हुआ, यूनान हुआ, उसके बाद से आपका और देश जो हुए, ये यूनान के बाद आता है आपका ब्रसेल्स, ये बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे के सारे धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए, और इस प्रकार से अन्य देशों में राष्ट्रवादी शासन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। तो आज के सवाल में हमने क्या समझा कि राष्ट्रवाद क्या था, इसका उदय कैसे हुआ था, और यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का इसके राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान था, बीच में एक रूढ़िवादी शासन कैसे आया, और 1830 के बाद का जो राष्ट्रवाद है ये आपको खास करके अध्ययन करना है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के जो राज्य थे, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहां पर उदारवादी राष्ट्रवादियों ने क्रांतियों का नेतृत्व किया। और जो ये मध्यम वर्ग, अभी देखिए यूरोप में हमने क्या कहा, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? मध्यम वर्ग। इन्होंने स्कूल, ये वाणिज्य व्यापार, यहाँ से जो लगे हुए व्यापारी वर्ग थे, इन लोगों ने क्या किया? लोगों को राष्ट्रवाद के लिए उकसाया, जिससे जुलाई 1830 में फ्रांस में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो आप इसको खास करके लिख लीजिएगा कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी। तो कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, आप इसके बारे में जानिए। उदारवादी राष्ट्रवाद आपसे पूछा जा सकता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों के लिए आज़ादी होगी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होगी। ये आप याद रखिएगा। ये ऐसा उदारवादी राष्ट्रवाद में कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों के लिए आज़ादी होगी, कानून के समक्ष सबको समानता दी जाएगी। वास्तव में जो उदारवादी राष्ट्रवाद में उदारवाद शब्द है, ये लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना हुआ है,
और लिबर, लिबर का अर्थ होता है आजाद या स्वतंत्र। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? आजाद या स्वतंत्र राष्ट्रवाद। तो ऐसा उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में हुई थी, और फ्रांस के पद चिन्हों पर चलते हुए यूरोप के अन्य देशों में भी उदारवादी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी। तो आप याद रखिएगा, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सबकी सहमति से बनी हो। अभी जैसा कि मैंने निरंकुश शासन में देखा, उन्हें जनता के हित से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उदारवादी सरकार में क्या होता है कि ऐसी सरकार होगी जिसमें सबकी सहमति होगी। अगर जनता की सहमति नहीं है तो उस सरकार को हटा दिया जाएगा, जैसा कि आज हमारे भारत देश में है। जनता अपनी सरकार को चुनती है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या किया गया उदारवाद राष्ट्रवाद के द्वारा? उदारवादी राष्ट्रवाद का एक और अच्छा फायदा क्या था, आप इसको भी लिख लीजिएगा। उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार की स्थापना हुई थी। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या हुआ, उदारवादी राष्ट्रवाद के फायदे क्या हुए, प्रभाव क्या हुए। तो प्रभाव क्या है? पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं उनकी समाप्ति। पादरी वर्ग क्या था? चूंकि यूरोप में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ईसाई धर्म के लोग कहाँ पर पूजा करते हैं? चर्च में। चर्च का जो पुजारी होता है उसे हम पादरी कहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। ये पहले यूरोप की सत्ता में बहुत ज़्यादा योगदान देते थे, लेकिन जब राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई तब इनको जड़ से उखाड़ फेंका गया कि इनके विशेषाधिकार को पहले समाप्त करो, नहीं तो ये फिर से निरंकुश शासन पैदा करेंगे, क्योंकि जब तक इनकी भोग विलासिता पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरा काम क्या किया गया? संवैधानिक और संसदीय प्रतिनिधि की स्थापना की गई, संविधान की स्थापना की गई, याद रखे रहिएगा। उसके बाद संसद की स्थापना हुई। ये सब उदारवादी राष्ट्रवाद की ही देन है, याद रखे रहिएगा। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद हमें बताता है कि सभी व्यक्तियों को आज़ादी और विधि के समक्ष उनकी समानता, विधि माने कानून। और इसके मुख्य देन क्या क्या हैं? तो इसकी मुख्य देन क्या थी? जो उदारवादी राष्ट्रवाद की एक मुख्य देन यह थी कि यह एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सबकी सहमति से बनी हुई हो, और इसके कारण निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त करके संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार बनाई गई थी। ये चीज़ को याद रखिएगा। और उदारवादी राष्ट्रवाद से ही एक फायदा और हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद की देन और क्या थी कि इन्होंने जो कर लगाए जाते थे उनको समाप्त करने की वकालत की, और धीरे धीरे यूरोप से लगाए जाने वाले विभिन्न करों को समाप्त कर दिया गया। याद रखे रहिएगा, विभिन्न करों को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद की देन क्या थी। उदारवादी राष्ट्रवाद की देन क्या थी? तो उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण ही क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्रों में जो असमानताएं थी उनको समाप्त किया गया, अर्थात आर्थिक समानता पैदा की गई। क्योंकि जब नेपोलियन ने राष्ट्रों को विजित किया था तो उसके बाद जब ये छोटे छोटे खंड में बंटे तो हर जगह पे अलग अलग माप की राशि प्रयोग की जाती थी। इसीलिए अगर कोई व्यापारी मान लीजिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता था, अगर उसको 3 या 4 क्षेत्र पार करने हुए तो हर क्षेत्र में उसको कर देना पड़ता था, जिससे आर्थिक असमानता व्याप्त हो गई थी। तो उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या किया गया? इस आर्थिक असमानता को समाप्त किया गया और आर्थिक समानता लाई गई। बाजार में जो अनेक भ्रष्टाचार व्याप्त थे उनको समाप्त किया गया। ये सारी की सारी उदारवादी व्यवस्था की ही देन थी। तो आप इनको याद रख लीजिएगा, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद की देन क्या क्या थी। तो अगर आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको इसमें नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम समझेंगे कि क्रांतिकारी मैथ्सिनी, जोसेफ मैथ्सिनी, ये एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसने इटली में राष्ट्रवाद को एक आग की तरह हवा दी। याद रखिएगा,
मतलब आग की तरफ फैला दिया। जैसे हम कहते हैं आग को हवा मिली तो खूब तेजी से फैल गया, तो आग को हवा देने वाला ये एक क्रांतिकारी था। कहाँ का था? इटली का था। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कल करेंगे। ये आपके सलेबस में है, तो कल की क्लास आप लोग मत छोड़िएगा। ये सलेबस में है, जोसेफ मैथ्यूनी के विचार। आपकी इसके विचार को पढ़ना है कि आप इसका विचार क्या था, कैसा था, ये किस प्रकार का था, आपको इसका अध्ययन करना है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार अपना प्यारा कमेंट ज़रूर इसमें नीचे दीजिएगा, और अपने मित्रों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे हमारा लोग का परिवार इतना ही बड़ा होता जाएगा। अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अपने चैनल पर 245 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम लोग को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स करना है, उसके बाद हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोग सहायता करिए, या क्या कहें तो समर्थन करिए। आप लोग समर्थन करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।